सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम आम के गुण धर्म पर विचार कर रहे हैं। आज हम इसके दूसरे भाग पर विचार करेंगे। ये आज दूसरा पाठ हम आरंभ कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में आम के गुण क्या क्या हैं, भाव प्रकाश का पक्ष रखा था। अब अन्य आचार्य क्या कहते हैं देखिए। अब चरक आदि अष्टांग संग्रह के जो वाग्भट्ट हैं, वो तो वाग्भट्ट क्या कहते हैं वो पूरा लिखते हैं। देखिए, बालम कषाय कटु अम्लम रूक्षम वात अस्त्र पित्तकृत। आरंभ से ही वो लेते हैं कि बालम, जो बाल आम है, मैंने बताया जिस कच्ची अम्मियाँ जिसे कहते हैं, वो कषाय रस का होता है। उसके बाद उसमें अम्ल रस आता है। कटु अम्लम, पहले कषाय रस होता है, कुछ कटुक रस भी होता है, विशेषकर छिलके के पास, और फिर अम्ल रस भी होता है। रूक्षम, वो हम खाएंगे तो क्या होगा, अभी पीछे बताया था, स्निग्धम, वातहरम, बलप्रदम, वो गुण इसमें नहीं होते। तो क्या कहा, रूक्षम, ये रूक्ष होता है। वात अस्त्र पित्तकृत, वायु को बढ़ाएगा। जो रूक्ष होगा, जो भी खाद्य पदार्थ है जो रूक्ष होगा, उससे वायु की वृद्धि होगी। शरीर में पुष्टि के स्थान पर क्या हो जाएगी, रूक्षता आएगी। फिर क्या कहा, अस्त्र पित्तकृत, रक्त पित्त का दोष पैदा करता है। रक्त पित्त किसे कहते हैं, रक्त में पित्त का मिल जाना बहुत हानिकारक है। बहुत गर्मी पैदा होती है उससे, बहुत तंग होता है व्यक्ति, ऐसे ऐसे खुजली करता रहेगा, लाल सादा हो जाएगा, हटेगा ही नहीं हाथ, बहुत कष्ट हो जाता है। तो रक्त पित्त पैदा करता है। तो कच्ची अम्मियाँ नहीं खानी चाहिए। संपूर्णम आम्रम अमलम तु रक्त पित्त कफप्रदम। जब मैंने क्या कहा था, बद्ध अस्थि, जब संपूर्ण पूरा आकार ले लिया उसने, अब बढ़ेगा नहीं, जितना बढ़ना था बढ़ गया, उसके अंदर जाली आ गई, जिसे बद्ध अस्थि कहा, लेकिन अभी पका नहीं है। तो वो आम क्या करता है, संपूर्ण आम्रम अम्लम, आम पूरा आकार ले चुका, जाली आ गई, वृद्धि अब नहीं होगी। जैसे मनुष्य पहले तो बढ़ता है और 23 से 25 साल तक पूरा बढ़ लेता है बस, उसके बाद धातुएं पुष्ट होती हैं, वृद्धि नहीं होती। वही इसी की है कि ऐसा जो आम है जिसकी धातु तो पुष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन पूरा हो गया है, वो अम्लम, वो खट्टा होता है। कषाय रस जा चुका, अम्ल अभी पैदा हुआ नहीं है, तो वो रस कैसा वो आम कैसा कहलाता है, अम्ल रस वाला कहलाता है। केवल खटाई होती है उसके अंदर। रक्त पित्त कफ प्रदम, रक्त पित्त पैदा करेगा, अर्थात खाएंगे तो रक्त पित्त, रक्त के दोष पैदा करेगा, रक्त में विकार आएगा। कफ प्रदम, लेकिन वो रूक्ष नहीं है, क्योंकि अम्ल रस है, कफ को बढ़ाता है। वहाँ कषाय रस था और कटुक रस था, और रूक्षता पैदा कर रहे थे। यहाँ कषाय और कटुक चले गए, वो किस में परिवर्तित हो गए, अम्ल रस में परिवर्तित हो गए। तो ये जो अम्ल रस है ये कफ पैदा करेगा, लेकिन पित्त के विकार पैदा अधिक करेगा, इसलिए पहले वो बात लिखी। अब ये लिखा, पर्यागतम स्वादु साम्लम गुरु स्निग्धम मारुत घनम अपित्तलम हृदयम पर्यागतम श्लेष्म मांस शुक्र बलप्रदम। ये कहा पर्यागतम। पर्यागतम क्या है कि पीला हो गया है,
अभी उसके अंदर रस नहीं आया है, लेकिन उससे पहले तोड़ लेते हैं। सामान्यतया बाजार में यही आता है, पर्यागतम, यानी सब परी चारों तरफ से जिसको लपेट करके पकाया गया। एक तो पेड़ पे पकता है, मैंने कहा वर्षा पड़ती है तो पकता है धीरे धीरे, वो गुठली के अंदर पास से पहले पकेगा, बाहर से बाद में पकेगा। जैसे मैंने बताया था कि 20 जुलाई के बाद दशहरी आम गुठली के पास से खराब मिलेगा। क्यों? कि तब तक वो पेड़ पर पक चुका होता है और पहले गुठली के पास से पकने लगा, फिर वर्षा होगी, फिर वो यहाँ तक आया, तब तक वो क्या होगा, बाहर का भाग जब तक पकता है तब तक अंदर का सड़ने लग जाता है। तो ये वो आम है कि अभी गुठली के पास से भी नहीं पकने लगा है, लेकिन बस अब आरंभ होना था पकना, उस समय तोड़ लिया और तोड़ करके उसको लपेट लिया। जैसे पुआल में दबा देते थे, भूसे में दबा देते थे, आजकल कागज़ में दबा देते हैं और उसको इकट्ठा करके रख दिया, जिसे आप मसाले में लगा के भेजते हैं ये लोग। तो पर्यागतम का मतलब है कि मसाले की जो चीज़ नहीं थी पहले, तो पहले लपेट के रखा जाता था, तो एक साथ फिर वो पकता है। लेकिन अभी उसमें स्वयं प्रकृति से मधुर रस नहीं आया था, अब उसको ढक के रखेंगे, उसकी अपनी ऊष्मा से आएगा, तो वो भी उतना उत्तम नहीं होता, लेकिन उसके गुण अलग हैं। कहते हैं पर्यागतम जो है स्वादु, उसका रस स्वाद हो जाएगा, अर्थात मधुर रस होगा। स्वादु शब्द जब भी आएगा वो मधुर के लिए आता है। सामलम, थोड़ा थोड़ा सा स्वादु रस जो है कैसा होगा, स अम्लम, अम्ल रस से भी युक्त होगा, हल्का सा उसमें, क्योंकि वर्षा गिरी नहीं थी, पूरा पका नहीं था, उससे पहले तोड़ के हम उसको पका रहे हैं, तो स्वादु रस तो होगा लेकिन अम्ल रस से युक्त होगा। गुरु, भारी होगा, क्यों पका हुआ है, हम अभी बताया था भाव प्रकाश वाले में कि वो गुरु होगा, वो कैसा होगा, भारी होगा, पचने में देरी करेगा। स्निग्धम, वही गुण है पके हुए आम वाले, लेकिन मारुत घनम, वही वायु का नाश करेगा। अपित्तलम, पित्त पैदा नहीं करेगा। ये सारी बातें भाव प्रकाश ने कही थी, यही अष्टांग संग्रह के वाग्भट्ट कह रहे हैं। श्लेष्म मांस शुक्र बलप्रदम, श्लेष्मा यानी कफ को पैदा करेगा, कफ धातु जो पुष्ट करती है, मांस शुक्र जो हमारी 7वीं धातु है, बल देने वाला है। ये सारे अष्टांग संग्रह वाले भी यही बात कहते हैं। अब एक है राजनिघंटु पुस्तक, उसमें क्या लिखा है, बालम, बाल आम क्या है, पित्त अनिल घनम, कफ करम, तच्च बद्ध अस्थि ताद्रिक। तो बद्ध अस्थि, बाल का मतलब क्या है कि यहाँ वो कच्ची अम्मी नहीं जिसमें कषाय रस है, यानी बालम का मतलब है कि कषाय रस से ऊपर उठ गया है, बड़ा है, लेकिन जिसकी अभी जाली नहीं पड़ी है, फिर जाली पड़ने वाली है, कहते उसके बारे में कहता है कि वो पित्त भी पैदा करता है, वायु भी पैदा करता है और कफ भी पैदा करता है। इसका मतलब भी उसमें कषाय रस नहीं है, हल्का कषाय रस है, पित्त अम्ल रस ज़्यादा। तो ये कहता है बद्ध अस्थि ताद्रिक, और जिसके अंदर हड्डी मजबूत हो गई, बंध गई, जाली पड़ गई, कहते हैं वो भी वैसा ही है। पक्वम दोष त्रय शमनम, जो पका हुआ आम है तीनों दोषों का शमन करता है, वात का, पित्त का और कफ का। कितना उत्तम है, देखो, तीनों दोषों को जो शांत करता है। और स्वादु पुष्टि गुरुम, स्वादु है, मधुर है, पुष्टि भी देता है और पचने में भारी है। आगे क्या लिखते हैं, दत्ते धातु प्रचयम अधिकम, धातु प्रचयम अधिकम, धातुओं की प्रचय, धातुओं को चिंता है, जैसे मकान चिनते हैं ना, एक ईंट रख दी फिर रख दी, ऐसे, तो प्रचयम धातुओं का चयन करता है, उनको चिन्हता है, अर्थात उनकी वृद्धि करता है। अधिकम प्रचयम कुरुते, धातुओं को खूब पका हुआ आम पुष्ट करता है, ऐसे करता है। तर्पणम, और सारे शरीर को तर्पित करता है, जैसे घी दूध पी करके कैसे हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, सारा शरीर जो है वो स्नेह से, चिकनाई से भर जाता है, तरावट उसमें आ जाती है, रुक्षता समाप्त हो जाती है, त्वचा पे निखार आ जाता है। तो ये ऐसा होता है आम, कहते हैं।
कांतिकारी च, और त्वचा पर, चेहरे पर कांति पैदा करता है पका हुआ आम, ऐसा राजनिघंटुकार कहते हैं। ये कहता है ख्यातम तृष्णा श्रम समकृतौ आम्रजातम फलम स्यात्। आम्र पर पैदा हुआ जो फल है वो तृष्णा, प्यास को, थकान को, सब प्रकार के कहता है ये जो दोष हैं, शरीर की क्षीणता के जो दोष हैं, उन सबको वो शांत करता है। तो ये आचार्यों ने इनके वो बताए थे कि भाई आम के क्या क्या कैसे ये लाभ। अब आप देखिए क्या कहा, पक्वम, पका हुआ जो आम है उसके बारे में ऊपर भाव प्रकाश ने बताया था। लेकिन पका हुआ मैंने बताया कैसा, एक तो वृक्ष पर पका हुआ है और एक अभी बताया पर्यागतम, पुआल में पकाया हुआ है। तो ये कहते हैं तदेव वृक्ष संपक्वम, पके हुए में भेद करते हैं भाव प्रकाश कि वृक्ष पर जो पका हुआ आम है गुरुवात हरम परम, यानी मैंने बताया ना कि 20 जून के बाद वर्षा आने लग जाती, तो उस समय 2-3 वर्षा जिस पे गिर जाएं तो वो, और ज़्यादा गिर जाएं तो और अच्छा है। तो कहते हैं वो वात गुरु भारी होगा, पचने में तो भारी होगा, लेकिन वात हरम परम, बहुत ज़्यादा वायु के दोष को शांत करने वाला है, बहुत बड़ा गुण है। अर्थात जिनके शरीर में रुक्षता रहती, वायु की तंगी रहती है, वो वृक्ष पर पका हुआ जो आम है प्रयास करें उसको खाएं, तो वात के जो रोग हैं बड़ी अवस्था में जो आ जाते हैं, कहते हैं उनसे आप कुछ हद तक मुक्ति पा लेंगे। आगे क्या कहा, मधुर अम्लम रसम किंचित, वृक्ष पर जो पका हुआ है मैंने बताया था वो क्या होता है, गुठली के पास से पहले पकता है और धीरे धीरे बाहर सारा पकता है, और उसमें भी जिस भाग पर धूप ज़्यादा पड़ती है वो भाग जल्दी पकता है, एक साथ नहीं पकता वो वृक्ष पर पका हुआ आम, इसलिए उसका स्वाद एक जैसा नहीं होता। उसमें मधुर रस होगा प्रधानता से पके हुए में, लेकिन अम्ल रस अवश्य होगा क्योंकि एक साथ नहीं पका हो। रात्रि आ जाती है, छाया लगती है, हवाएं चलती हैं, तो समान रूप से उसको ताप नहीं मिलता। और जिसको आप तोड़ के ले आए कि पकने वाला है और उसको आपने तुरंत लपेट दिया, यानी आम के बारे में ये है कि आम के ऊपर एक सफ़ेद पाउडर सा लगा होता, बहुत महीन, कहते हैं वो भी हटना नहीं चाहिए, उसको ऐसे पकड़ो कि वो उसका आवरण बना रहे, और फिर उसको आप पेटी में बंद कर दीजिए और ढक करके, और किसी निर्वात स्थान पर जहाँ वायु नहीं है वहाँ रख दीजिए खूब ढक करके, तो वो एक साथ पकेगा। यदि आपने अखबार लगा दिए, कपड़ा लगा दिया, तब तो आप निकालेंगे, आप देखेंगे कि वो गीला मिलता है। मैंने तो पकाए हैं, क्योंकि मसाले क्या हम आते थे तो यहाँ अड़तियों के पास जाना, कहना भाई 20 किलो दे दो, 30 किलो दे दो, चलो 1 मन ही दे दो, थोड़ा देते नहीं, तो फिर वो लाना और उनको अखबार में लपेट करके रखना, और फिर कपड़ों में लगा करके और अलमारियों में भर देना। फिर रोज़ 5-5, 7-7 आम उसमें से निकलते रहते थे, एक साथ तो सारा पकता नहीं है। तो मैं देखता कि वो अखबार गीला मिलता था जब हम उसको खाते देखते। तो आम के अंदर क्या है, बहुत गर्मी, मैंने बताया था पूरी गर्मी में लगा होता है। कब आता है, मार्च में आता है, अप्रैल मई 20 जून तक पकेगा, कितनी गर्मी उसके अंदर है। और उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, तो उसकी जो गर्मी है और जल था उससे और वाष्प बना, और वाष्प बन करके जल, उससे सारा अखबार गीला हो जाता है। तो वो जो उसके चारों तरफ जी ये क्या करते हैं, जो कार्बाइड डालते हैं, मसाला डालते हैं, ये भी क्या होता है कि आम को जब उसमें आपने रख दिया, रखने के बाद आम क्या करेगा, उसके अंदर जल है, वो वाष्पीकरण होगा, और वो जब उस मसाले को छूता है तो उससे गैस बनती है, और वो गैस जो है इतनी गर्म होती है कि सारा वातावरण दे, जैसे कुकर के अंदर कितनी ऊष्मा पैदा हो जाती है, ऐसे उस पेटी में ऊष्मा पैदा हो जाती है उस गैस से, लेकिन वो जहरीली गैस है, इसलिए आम भी दूषित हो जाता है। तो वो एक साथ सारा पकता है,
यानी पूरे तापमान में ऐसे समान रहता है, लेकिन बाहर पेड़ पे रहता है समान तापमान में नहीं रहता। धूप की तरफ वाला तपता है, छाया की तरफ वाला कम, फिर हवा लगती है उसमें, रात्रि भी आ जाती है। तो ये कहा कि वृक्ष पर जो लगा हुआ आम है उसमें और पर्यागतम पुआल लगा हुआ जो आम है घर में जो लाके पकाते हैं उसमें अंतर है। वो कैसा होगा? मधुर अम्ल रसम, दोनों रस होंगे। मधुर रस तो होगा पका हुआ है तो, लेकिन उसमें अम्ल रस भी होगा। तो फिर क्या होगा? दोनों अपना अपना कार्य करेंगे। अब कफ की वृद्धि तो दोनों करेंगे, मधुर रस भी कफ की वृद्धि करता है और अम्ल रस भी कफ की वृद्धि करता है। लेकिन अम्ल रस क्या करेगा कि किंचित भवेत पित्त प्रकोपनम, कुछ पित्त को कुपित करेगा। कौन सा? पेड़ पर पका हुआ आम। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल रस है और यही लपेट करके बनाया हुआ था, तो वो अम्ल रस भी मधुर रस में बदल जाएगा। मैंने बताया आम जब लगता है, आरंभ होता है छोटा, तो उसके अंदर क्या होता है? कषाय रस होता है, फिर अम्ल होता है और फिर वो मधुर में बदलता है। लेकिन राजनिघंटुकार ने क्या कहा कि कषाय के साथ साथ किंचित कुछ उसमें कटुक रस भी होता है। वो दोनों रुक्षता पैदा करते हैं। तो यहाँ जो अम्ल रस है उससे कुछ कहते हैं किंचित शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मधुर रस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहा पित्त प्रकोपनम नहीं कहा, किंचित पित्त प्रकोपनम, कुछ जो है ये आपको पित्त बढ़ाएगा। तो जिनका शरीर ऐसा है कि जिसमें कफ की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें वायु की मात्रा ज़्यादा है, वो तो ये खा लें, उनको भय नहीं है पित्त बढ़ने का। लेकिन जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनमें पित्त ज़्यादा है, कफ और वायु कम है, वो इससे बचें। और यदि खा भी लें तो ऊपर से फिर दूध पी लें। दूध पी लेंगे तो क्या होगा? पित्त का वो शमन करता है, इसकी गर्मी को शांत करता है। और बहुत ज़्यादा यदि किसी को गर्मी रहती है तो वो आम के बाद मीठी लस्सी, मैं कच्ची लस्सी जिसे मैं कहता हूँ, ग्रीष्म ऋतु में बताई थी। कच्ची लस्सी क्या है कि भाई आधा दूध और आधा पानी, उसमें खांड डाल करके और आम खाने के बाद वो पी लें, तो फिर आपका ये जो अम्ल रस है, ये जो पित्त प्रकोप होना था वो नहीं होगा। उसका ये उपाय है, ऐसा कर लें। आगे लिखा है, अब जिसको पर्यागतम कहा था उसी को जो है क्या कहते हैं, वाग्भट्ट ने कहा था। अब भाव प्रकाश क्या कहते हैं देखिए, आम्रम कृत्रिम पक्वम च तद भवेत पित्तनाशनम। अब ये कहा, भाव प्रकाश कहते हैं कि आम कृत्रिम पक्वम, जो पेड़ पर नहीं पका, धूप से वर्षा से नहीं पका, पकने की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले आपने तोड़ लिया कि भाई वहाँ तो थोड़ा सा अम्ल रस हो जाएगा उसमें, क्योंकि एक साथ सारा नहीं पकता, गुठली के पास से पकेगा फिर बाहर तक आएगा, और सारा नहीं पड़ता, धूप की तरफ वाला ज़्यादा पकेगा। तो फिर क्या करें? कहते हैं ऐसा जो आम है कृत्रिम पक्वम, कृत्रिम रूप से उसको भूसे में दबाया है, कपड़े में दबाया है जी, अखबार में दबाया है, कहते हैं वो तद भवेत पित्तनाशनम, क्योंकि उसमें अम्ल रस बिल्कुल नहीं होगा। समान रूप से जो अम्ल रस था वो मधुर में बदल जाएगा। तो वो कहता है पित्तनाशनम, वो पित्त का नाश करेगा। वृक्ष वाला किंचित पित्त प्रकोपनम, और कृत्रिम पक्वम पित्तनाशनम, ये पित्त का नाश करेगा। रसस्य अम्लस्य हीनस्तु माधुर्याच विशेषता, कारण देते हैं इसमें जो मैंने बताया वही। और मैंने क्या बताया? मैंने तो इनको पढ़ा तभी आपको बताया। अब यहाँ आचार्य लिखते हैं कि भाई ये पित्त क्यों शांत करेगा? कहते हैं अम्लस्य रसस्य हीनस्तु, अम्ल रस से हीन है। जैसे वृक्ष पक्व था, उसमें क्या कहा था? किंचित अम्लम, कुछ अम्ल रस होता है। ये कहता है अम्लस्य रसस्य हीनस्तु, ये अम्ल रस से हीन है, इसमें अम्ल रस बिल्कुल नहीं होता। इसलिए क्या करना है? जिनको पित्त है वो पुआल में पका हुआ आम खाएं, लेकिन मसाले वाला नहीं। मसाले वाले खाएंगे तो पित्त बढ़ाएगा, वो तो बहुत गर्म है, विष होता है उसमें, तो उससे कितने रोग होते हैं, कितने प्रकार के
रोग हो रहे हैं पता ही नहीं चलता। बहुत सरकारें प्रतिबंधित करती हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस तो लोग पका देते हैं उसको, क्योंकि उसके पकने से पीला दिखता है, फिर बाज़ार में बिकता है और लोग ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। तो वो वाला नहीं। तो कहते हैं माधुर्याच्य विशेषता, इसमें अम्ल रस नहीं होता और माधुर्य रस विशेष हो जाता है। वृक्ष पर जो माधुर्य रस आएगा उससे अधिक मीठा होगा। कौन सा? पुआल में पकाया हुआ, कृत्रिम रूप से पकाया हुआ जो आम है। कब? कच्चा नहीं, लगभग अंदर का सब पीला हो गया है और अब उसने पकना आरंभ होना था, लेकिन वहाँ वो धीरे धीरे पकता। सूरज की तरफ से वाला पहले पकता, गुठली के पास से पकता और बहुत समय लगा था। उस समय आप ले आइए और उसका ऊपर का जो आवरण है, जो उसके ऊपर पाउडर सा सफ़ेद लगा हुआ है, वो भी मत हिलने दीजिए और सीधा उसको रख दीजिए बिना धोए, बिना कुछ लगाए। कई बार ला करके आपने रख दिया और दिन भर रखा रहा, रात को लगाया, आज नहीं कल लगा देंगे, आज तो समय नहीं है, तब तक क्या होगा? उसका वाष्पीकरण हो लेगा, उसकी गर्मी निकल जाएगी, फिर उसमें वो माधुर्य भी नहीं आएगा और उस रूप में भी नहीं पकेगा। ज्यों ही तोड़ा, जितने जल्दी हो सके उसको तोड़ करके और आप उसको पका दीजिए, मतलब लपेट के रख दीजिए, बाहर के वायु से उसका स्पर्श न हो। फिर आप देखिए तो माधुर्य, विशेष माधुर्य है, मधुर रस है और अम्ल रस से हीन है, इसलिए ये पित्त का नाश करता है, ये कहते हैं। अब कहते हैं कि जो आम है, मैं इस आम को सबसे अच्छा मानता हूँ। ऊपर भी जो मैंने बताया था कि इसका नाम है रसाल। आम को क्या कहते हैं? रसाल, जिसमें रस हो। जब भी आप आम खाएं तो ये परीक्षा करें, चाहे वो आम्र मांस वाला हो, जैसे कौन सा? सफ़ेदा, तोतापरी, लंगड़ा, इनके अंदर आम्र मांस होता है बहुत ज़्यादा, अर्थात गुद्दा ज़्यादा होता है। लेकिन जो दशहरी है, कलमी है, चौसा है, इनमें इनकी अपेक्षा ज़्यादा रस होता है। लेकिन देसी आम सबसे, जिसे छोटा कहते हैं, चूसने वाला, सबसे उत्तम आम वो होता है लाभ की दृष्टि से, और उसको चूस के खाएंगे। उसके बाद कलमी है, फिर चौसे की बारी आती। चौसे में भी कुछ रस भी होता है और सामान्यतया वो दशहरी की तरह ही होता है। लेकिन लंगड़ा जो है वो तो बिल्कुल भरा होता है आम्र मांस से, अर्थात गुदा उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये कहा कि आम जो चूस के खाया जाता है उसके क्या लाभ हैं, वो कैसे लाभ है? चूसितम तत् परम रुच्यम बल वीर्य करम लघु। आम जो है चूस के जो खाया जाता है वो आम कैसा होता है? कहता है परम रुच्यम, बहुत रुचिकारक होता है। बल वीर्य करम लघु, बल और वीर्य सातवीं धातु, कहते हैं इनको बढ़ाता है। लघु आम, सारे आमों को क्या कहा था ऊपर? गुरु। ये क्या होता है? लघु। रसीला आम खाओगे, रस है ना। देखो जैसे हम आम मांस खाते हैं, यानी आम का गुदा खाते हैं काट करके चम्मच से, लोगों ने फैशन बना लिया इसलिए ज़्यादा खाते हैं। अब रस पिएंगे, इसको भी तो चबाएंगे, फिर इसका रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा। वो तो प्रकृति से ही रस है ना, तो बहुत जल्दी बनेगा। और दूसरा, ये तो काट करके 1 किलो खा लिया, आधा किलो खा लिया, वो चूस चूस के धीरे धीरे खाएंगे तो क्या होगा? यहाँ साथ के साथ उसका विपाक होता है, थोड़ा थोड़ा चूसते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चूसते रहेंगे, तो एक तो रस है पहले ही, बहुत जल्दी पचेगा। दूसरा, जब चूसेंगे तो उसके साथ साथ जो मुख में जो पाचक रस हैं वो भी उसको साथ साथ पचाते रहते हैं। इसलिए क्या कहा? लघु। तो जिनको आम पचता नहीं है, भारी लगता है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, पाचन शक्ति मंद है, तो वो चूसने वाला आम, विशेषकर जो टपका वाला होता है, अब तो बहुत कम हो गए। पहले क्या करते थे कि जिन इलाकों में आम होता था हैं, वहाँ खेतों में आम तौर पे किसानों के 2-4 आम के पेड़ होते थे,
तो जब आम पकने का आता 20 जून के आसपास टपका गिरने लग जाता है, तो वो उसको पानी भर देते थे। क्यों? कि ऊपर से जब वो गिरेगा तो फूटे न, पानी में गिरेगा या पानी हल्का सा कम हो गया तो कीचड़ में गिरेगा। फिर वो बाल्टी में भरा और 1-1 किलो, 1.5-1.5 किलो, 2-2 किलो लोग चूस जाते थे। वहीं अपना ट्यूबवेल में बाल्टी में रखा, भरा और खूब ठंडा हो गया, इतने छोटा मोटा काम किया और फिर ऊपर से खा लिया। फिर ऊपर से दूध पी लेते थे। बस ऐसे शरीर पुष्ट रहता था। क्यों? इतना कैसे? और इतना आम यदि आप लंगड़ा खा लेंगे, दशहरी खा लेंगे, ये सफ़ेदा आदि जो मध्य दक्षिण भारत से आ रहा है, पश्चिम भारत से आ रहा है, ये नहीं खाया जाएगा, पचेगा नहीं, बहुत भारी होता है। तो कहा चूसितम, चूस करके खाया गया। तो मैंने बताया जब आप चूसेंगे तो ध्यान रखना, दशहरी आम को छोड़कर ज़्यादातर जो आम हैं उनको जब आप चूसेंगे और जहाँ से उनका वृंत होता है, जहाँ वो जुड़ा होता है अपने डंठल से, वहाँ जो रस निकलता है वो बहुत गले को ख़राब करता है। तो ये जो देसी आम है, छोटा आम जो होता है, उसको जब चूसें तो ऊपर का तोड़ करके और 2, 4, 5, 10 बूंद उसकी गिरा दें, ताकि रस के साथ उसका जो वो चेप्पा कहते थे उसको, कि वो गले को ख़राब न कर दे, नहीं तो नई समस्या पैदा हो जाती है। या फिर उसका ये इलाज है कि दूसरी तरफ से दांत से काट करके और दूसरी तरफ से चूसो, उस तरफ से चूसो ही मत जहाँ से उसका डंठल है, ऐसा कर सकते। दशहरी को भी चूस के खा सकते हैं, काट के मत खाइए, कोशिश कीजिए उसको ऐसे ऐसे पिचकाइए पका हुआ और फिर धीरे धीरे चूस लीजिए। दशहरी भी देसी जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन चूसा जा सकता है, लंगड़ा नहीं चूसा जा सकता। कलमी चूस सकते हैं, कलमी में तो रस ही रस होता है, कलमी काट के कम खाया जाता है, न के बराबर। कलमी भी जहाँ से वृंत लगा हुआ है वहाँ से मत चूसें, क्योंकि उसका जो रस है वो गले को ख़राब करेगा। पर रस का मतलब जो चेपे वाला है, उसको नीचे वाला जो भाग उसका वहाँ से काट करके और फिर उसको चूस लो। तो उसको भी कोशिश करके ये कर सकते हैं। उसके बाद लंगड़ा नहीं चूसा जा सकता और चौसा आएगा। चौसा लंगड़े से थोड़ा नरम होता है, थोड़ा रस होता है उसमें, उसको आप छोटा चौसा होगा उसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देसी, कलमी और उसके बाद दशहरी, यही चूसे जा सकते हैं और चूसे नहीं जाते। आम की तो बहुत प्रजातियां हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं बाज़ार में उनकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो ये कहा कि जो चूसा हुआ आम है, क्या कहता है चूषितम तत्परम रुच्यम, चूसने वाला आम बहुत रुचिकारक होता है। बल वीर्य करम लघु, बल वीर्य को बढ़ाता है, लघु पचने में हल्का। शीतलम, पहले बताया था आम बहुत गर्म होता है, लेकिन वहाँ बताया था ना कि आम के बारे में क्या कहा था, पक्वम, पका हुआ आम शीतल होता है। किसने कहा था? राज निघंटू ने कहा था जी कि आम जो है वो शीतल होता है। नहीं, भाव प्रकाश ने कहा था कि शीतलम, तो ये क्या होगा? शीतल होगा, क्योंकि जब अपने आप टपक के गिरेगा तो तब तक वो सारा विपाक हो चुका होता है, उसके ऊपर खूब वर्षा पड़ चुकी होती है, सारी गर्मी उसकी निकल जाती है। तो क्या कहा? शीतलम शीघ्र पाकी च। देखो वहाँ तो कहा था लघु, पचने में आपको भारी नहीं करेगा। एक तो क्या कहें कि जी पचने में आपको कष्ट नहीं देगा, एक क्या होगा? जल्दी पच जाएगा। दोनों शब्दों में अंतर है ना। तो ये कहता है शीतलम, ये शीतल भी होता है और कैसा होता है? शीघ्र पाकी, बहुत जल्दी इसका विपाक हो जाता है। अर्थात विपाक का मतलब क्या होता है? पहले रस बना, रस से रक्त बना, यानी अग्रिम से अग्रिम धातु में जल्दी परिवर्तित हो जाता है। वात पित्त हरम सरम, वायु और पित्त दोनों का नाश करता है। वायु का तो क्यों करेगा? क्योंकि इससे कफ पैदा होता है, और वायु का नाश तो जो खट्टा है वो भी कर देता है, क्योंकि उससे भी कफ होता है। लेकिन मधुर रस है तो पित्त का भी नाश करेगा। और सरम, ये अब तक बात नहीं आई थी, ये क्या है? सर है। सर का मतलब क्या होता है? आंतों में उसकी जो प्रक्रिया है
उसको सरल बनाने वाला, ये मान लीजिए। सर का मतलब सरकने वाला, अर्थात जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, जिनको कब्ज रहती है, उनको आम नियमित रूप से खाना चाहिए और रात्रि को तो अवश्य खाना चाहिए और सोते समय दूध पी लेना चाहिए। उनको कब्ज लगभग नहीं होगी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। मेरा ज़्यादातर रहना हिमालय की तराई में हुआ है जी, तो वहाँ सामान्यतया वहाँ के लोग क्या कहा करते थे, जब हम थे तो कहते थे कि भाई आम खा लो, उससे कब्ज नहीं रहेगी, आम खा लो कब्ज नहीं रहेगी। और आम के बाद दूध पी लिया, दूध भी सर है, वो भी कब्ज का नाश करता है। तो जिनको कब्ज रहती है, आजकल जो ब्रेड खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बाज़ार के मसाले की चीज़ें खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत खाते हैं, उनकी आंतों की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा। और फिर श्वेत सार, मैदा ज़्यादा खाते हैं, बारीक आटा खाते हैं, ऐसी चीज़ें, उससे कब्ज ज़्यादा रहती। तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि चूसने वाला आम सर है। वैसे मैं आम के बारे में बता दूं कि आम ही कब्ज का नाश करता है, आम ही सर है, लेकिन चूसा हुआ आम उसके साथ विशेष रूप से लगा दिया आचार्य ने। तो इस बात को आपने देखना है कि भाई जिनको कब्ज है वो आम खाएं, दिन में कभी भी खाएं, लेकिन जिनको थोड़ा सा रहता है कि भाई ज़्यादा है, वो नियम बना लें कि रात्रि में भोजन के साथ आम जरूर लें और फिर उसके बाद सोते समय दूध ले लें गुनगुना गुनगुना, और उनको बहुत सरलता हो जाएगी, कोष्ठ शुद्धि में उनका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये आपने कायम चूर्ण ले लिया, वो चूर्ण ले लिया, कहते हैं जी बहुत बढ़िया वैद्य हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। क्यों? अरे मेरे को तो एक पुड़िया दी थी, एक गोली दी थी और मेरा पेट सवेरे साफ हो गया। ऐसे भोले लोग हैं। अरे रात को पुड़िया खाई, रात को गोली खाई, पेट साफ हो गया, आप उसको अच्छा कह रहे हो? वो तो चाबुक है। चाबुक मारने से घोड़ा दौड़ता है क्या? दर्द से दौड़ा है वो तो वो आंतों पे चाबुक है ना, ऐसा नहीं है। आप खाने लगे, धीरे धीरे आपकी आंतों की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। ये नहीं है लो जी हमने तो उनका व्याख्यान सुना था, वो तो कह रहे थे आम खाने से कब्ज दूर हो जाएगी, मैंने तो कल आम खाया, दूध भी पिया, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई गोली नहीं है, आम चाबुक नहीं मारता आपके हाथ पे कि चाबुक मारा और दौड़ पड़ेगी। ये तो आपकी प्रक्रिया को ठीक करेगा, उसको सर ऐसे बनाएगा। तो मान्य सज्जनों, दूसरा व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। आगे आम के जो प्रयोग हैं उस पर तीसरे व्याख्यान में फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।